फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेबस को एक नज़र में देख लेंगे और यहाँ से मैं कुछ आपको टॉपिक बता दूंगा जिससे ज़्यादा चांसेस रहेगा कि एग्जाम में वही प्रश्न भिड़ेगा, उसी टॉपिक से आएगा। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सेमेस्टर 2 में है, जिनका भी हिस्ट्री मेजर है, इस बार आप लोगों को मेजर पेपर 3 में अर्लियर मिडावल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना है। 650 से लेकर के 1206 तक क्या क्या इतिहास रहा है, भारतीय इतिहास रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पर कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, इसमें मात्र आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसी से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है, इसमें हिस्ट्री ऑफ राजपूत पढ़ना है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है पल्लव सेनाज प्रतिहार पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पल्लव सेना और जो प्रतिहार है, इनके मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास क्या है, और राजनीतिक और प्रशासन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है पल्लव चालुक्य और राष्ट्रकूट्स पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पल्लव है, चालुक्य हैं और जो राष्ट्रकूट हैं, इनका प्रशासनिक इतिहास क्या था, राजनीतिक क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है ट्रिपेट्रीज स्ट्रगल, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ना है। त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में किस किस से हुआ है, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के संघर्ष के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है राइज ऑफ चोल्स, जो मतलब चोल थे, चोल का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इसका पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास क्या है चोलों का, इसको पढ़ना है। आगे आप लोग यहाँ पर नीचे में देख सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन चोला एम्पायर, मतलब जो चोल था, इनका स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली था, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया थर्ड यूनिट में पढ़ना है अदर रिलीजन स्टेट्स सोलंकीज चेयर्स एंड आदव, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। फोर्थ यूनिट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फोर्थ यूनिट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। देखिए, जो आपका हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का सिलेबस दिया गया है, इसमें यूनिट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स बनने वाले हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को 3 बिंदु पढ़ना है, 1, 2, 3, और इसी से एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका अरब इन्विजन ऑफ सिंध, मतलब जो अरब था, इनका सिंध पर आक्रमण, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, अरबों का सिंध पर आक्रमण, इसके कारण और प्रभाव को पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है गजनी इन्विजन्स नेचर कॉजेज एंड इम्पैक्ट, गजनी के आक्रमण, प्रकृति, कारण और प्रभाव को पढ़ना है। आगे दिया हुआ है आपका यहाँ पर गोरी इन्विजन, मतलब गोरी के आक्रमण, प्रकृति, कारण, प्रभाव, इन सबको पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फिर से देख लीजिए सिलेबस। यहाँ पर 4 यूनिट पढ़ना आप लोगों को, यूनिट 1, 2, 3 और 4, इसी से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है राजपूत, पल्लव, सेनास, प्रतिहार, पल्लव, चालुक्यस और राष्ट्रकूट, इसी से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इससे आपका यहाँ पर 1 मार्क्स वाला भी कवर हो जाएगा, 5 मार्क्स वाला भी कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा राजपूत कौन थे, हु वेर द राजपूत्स, राजपूत कौन थे, इसको बताना है। तो राजपूत क्षत्रिय योद्धा वर्ग थे जिनका उदय 7वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में हुआ था। क्वेश्चन को समझते जाना है। राजपूत कौन थे, राजपूत क्षत्रिय योद्धा थे, क्षत्रिय योद्धा माने जाते हैं। आज भी जो राजपूत लोग हैं क्षत्रिय मानते हैं, जिनका उदय कब हुआ था, 7वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है पाल वंश का संस्थापक कौन था, हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे, पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे, पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। ठीक है, आगे देखिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था, प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक था। फिर से देखिए आप लोग, प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था, मिहिर भोज। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है सेन वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था, सेन वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल क्षेत्र पर, सेन वंश ने बंगाल क्षेत्र पर शासन किया था। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है पल्लवों की राजधानी क्या थी, पल्लवों की राजधानी क्या थी,
तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य वंश का शासक था और इसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, ध्यान रखना है, पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मान्यखेट। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट थी। जो भी बताया जा रहा है एक बार पढ़ लेना है या फिर सुन लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था। तो मैंने आपको बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष जो था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रों के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना था। समझते जाना है आप लोगों को। यहाँ पर यूनिट 2 देखिए आप लोग। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर चोलों के बारे में, जैसे चोल वंश का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, इनका शासन क्या था, राजनीति क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। तो चोल वंश का उदय कब हुआ, तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल वंश का उदय हुआ था। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया है चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय चोल वंश का संस्थापक थे। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है राजा राज चोल का प्रमुख योगदान क्या था। राजा राज चोल का प्रमुख योगदान क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसने विशाल चोल साम्राज्य की स्थापना की। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राजा राज चोल ने। ठीक है, देख लेना यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदृढ़ केंद्रीकरण और प्रभावी स्थानीय शासन। सुदृढ़ केंद्रीकरण और प्रभावी स्थानीय शासन, यह चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कहा जाता था। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था, तो उर या सभा। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा को उर या सभा बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला आपका यहाँ पर दिया गया है स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम मिसाल कौन राज्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम मिसाल कौन सा था। फिर से देखिए यार क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम मिसाल कौन सा राज्य था, तो चोल साम्राज्य। चोलों के द्वारा स्थानीय स्वशासन दिया गया था। अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए, चोलों के द्वारा क्या दिया गया था, स्थानीय स्वशासन दिया गया था। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिट 3 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रीजन स्टेट साउथ ईस्ट एरा एंड आर्ट ट्रेड पढ़ना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा सोलंकी वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया, तो गुजरात क्षेत्र में। सोलंकी वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया, गुजरात क्षेत्र पर। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है यादव वंश की राजधानी क्या थी। यादव वंश की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी। यादव वंश की राजधानी क्या थी, देवगिरी। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है चेर वंश किस क्षेत्र से था। चेर वंश किस क्षेत्र में था, तो केरल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा प्रश्न भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया में संपर्क किस माध्यम से हुआ। भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क किस माध्यम से हुआ, तो समुद्री व्यापार के माध्यम से। समुद्री व्यापार के माध्यम से। आगे देखते जाना है आपको एकदम। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है अंगकोर वाट किस देश में स्थित है। अंगकोर वाट किस देश में स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, अंगकोर वाट किस देश में स्थित है, कंबोडिया में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक मध्यकाल में प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी। प्रारंभिक मध्यकाल में प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी, तो मसाले और वस्त्र। मसाले और वस्त्र यहाँ पर ज़्यादा मतलब व्यापार किया जाता था। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक मध्यकालीन स्थापत्य की विशेषता क्या थी, तो मंदिर स्थापत्य का विकास। मंदिर स्थापत्य का विकास प्रारंभिक मध्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ यूनिट में आप लोगों का प्रश्न क्या बनेगा, समझते जाना है। जैसे सिंध पर अरब आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। यहाँ पर आप लोगों को फोर्थ यूनिट में पढ़ना अरब, गजनी और गोरी के बारे में। इनका आक्रमण क्या था, कारण प्रभाव प्रकृति। तो सिंध पर अरब आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ।
सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में क्या हुआ था? सिंध पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, और सिंध पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, अरब आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? अरब आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? भारत इस्लामी संपर्क की शुरुआत। अरब आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या निकला? तो भारत में क्या हो गया? जो इस्लामी था, मतलब इस्लाम जो लोग थे, इनके साथ हम लोगों का संपर्क हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, गजनवी आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजनवी आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना। जो भी गजनी था, इसका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना, देश को एकदम पूरा कंगाल कर दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, मोहम्मद गोरी का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत में अस्थायी शासन स्थापित करना। मोहम्मद जो गोरी था, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? भारत में अस्थायी शासन स्थापित करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, इन सभी को पढ़ लेना है। जो भी रहेगा यहाँ पर एक आध दो प्रश्न तो एकदम भिड़ता है, हर बार भिड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, और सभी को क्या कर लेना है? पढ़ लेना अच्छी तरह से, जो भी प्रश्न बताया जाएगा। खास करके यहाँ पर हम लोग एक आध दो प्रश्न देखेंगे, बाकी मैं केवल आपको प्रश्न बता दूंगा, ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा और अपने से आप लोग पढ़ सकते हो। PDF कहाँ मिल जाएगा? ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, राजपूतों की उदय, उत्पत्ति तथा उनके राजनीतिक महत्व का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। राजपूतों का उदय कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, ठीक है, इनका क्या महत्व था, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, डिस्कस इन डिटेल ओरिजिन, राइज एंड पॉलिटिशियन इंपॉर्टेंस ऑफ द राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को पढ़ना है। यदि आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हो अपने से। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नज़र में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजपूतों का उदय प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सामान्यतः राजपूतों का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद माना जाता है, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था और भारत में राजनीतिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी काल में अनेक स्थानीय शक्तियाँ उभरी, जिसमें राजपूत प्रमुख थे। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो देख लेना है कि राजपूतों की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी के बाद में हुआ। राजपूत जो शब्द था यह राजपुत्र से आया, जिसका मतलब होता था राजा का पुत्र। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख कौन था? राजपुत्र था। बाकी आपके यहाँ पर भी दिया गया है, इन सभी को आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, इनको पढ़ सकते हो आप लोग। यहाँ पर लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि जो राजपुत्र था, इनका उदय 7वीं शताब्दी के बाद में हुआ था। अग्निकुल सिद्धांत मतलब राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित दिया गया था। समानती और राजतंत्र शासनात्मक, फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर थर्ड में दिया गया, समानती और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली राजपूतों में था। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, वीरता और सम्मान की संस्कृति था इसमें। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध इसमें मतलब प्रतिरोध था। तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट में नजर रख सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, पाल, सेन और प्रतिहार वंशों की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो पढ़ लेना अच्छी तरह से आप लोगों को। कंपेयर द पॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाल, सेना एंड प्रतिहार। ठीक है, पाल, सेन और प्रतिहार वंश की शासन व्यवस्था क्या थी, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, पल्लव, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों वंशों की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का विस्तृत वर्णन कीजिए। पल्लव, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों वंशों की शासन व्यवस्था क्या थी, प्रशासन क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में भी बता देते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर, डिस्क्राइब इन डिटेल द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पल्लव, चालुक्य एंड राष्ट्रकूट। इसको देख लेना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका बनेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष का विस्तृत एवं आलोचनात्मक वर्णन करें। त्रिपक्षीय संघर्ष आप लोगों को पढ़ लेना है। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस में हुआ था? तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों के बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप लोगों को, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की राजनीतिक संरचना का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की क्या करना है? राजनीतिक संरचना का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है यूनिट 2 में भी यहाँ पर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, चोल वंश के उदय की पृष्ठभूमि एवं कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देख लेना यहाँ पर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द बैकग्राउंड एंड कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द चोल्स। चोल वंश का उदय कैसे हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या था, क्या कारण था, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। हिस्ट्री में जो सिलेबस रहता है ना वहीं से प्रश्न आता है, लेकिन सारा कवर करना होता है, ठीक है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, चोल साम्राज्य के विस्तार एवं साम्राज्यवादी नीति का विस्तृत विवेचन कीजिए। चोल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इसका साम्राज्यवादी नीति क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। डिस्कस इन डिटेल द एक्सपेंशन एंड इंपीरियल पॉलिसी ऑफ द चोल एम्पायर। इसको देख लेना है, चोल साम्राज्य के विस्तार एवं साम्राज्यवादी नीति क्या था। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, चोलों की शासन व्यवस्था एवं केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन कीजिए। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय प्रशासन क्या था इनका, इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द पॉलिटी एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोल। चोलों की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विस्तृत विवेचन कीजिए। देखो, चोलों के द्वारा क्या दिया गया था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था दिया गया था, पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विस्तृत विवेचना करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा, चोल प्रशासन का ऐतिहासिक महत्व एवं मूल्यांकन कीजिए। चोल प्रशासन का क्या करना है, ऐतिहासिक महत्व और इसका मूल्यांकन करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एवल्यूट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन ऑफ द चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोलों का ऐतिहासिक महत्व क्या था, इसके बारे में पढ़ लेना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है यूनिट थर्ड से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, प्रारंभिक मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्यों सोलंकी, चेर और यादव वंश के उदय एवं शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर से क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रारंभिक मध्यकाल में क्षेत्रीय राज्यों सोलंकी, चेर और यादव वंश का उदय कैसे हुआ, इनकी शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंधों का विस्तृत विवेचना कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में क्या हुआ था, जो भारत के लोग थे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, मतलब वहाँ पर आक्रमण के द्वारा या भी जो भी था शासन व्यवस्था उसके द्वारा, मतलब वहाँ पर मिले थे, तो इसका कारण क्या था, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसको देख लेना है आप लोगों को। डिस्क्राइब इन डिटेल इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द ईयरली मिडावल पीरियड। मतलब प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंधों का विस्तृत वर्णन करना है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की कला एवं स्थापत्य का विस्तृत विवेचन करें। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की कला एवं स्थापत्य का करना है, विस्तृत रूप से विवेचना करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, डिस्कस इन डिटेल द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ अर्लियर मेडिएवल इन इंडिया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की कला एवं स्थापत्य का क्या करना है, विस्तृत रूप से विवेचना करना है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तृत रूप से वर्णन करें। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य किस टाइप से होते थे, किन माध्यमों से व्यापार किया जाता था, व्यापार में क्या क्या होता था, इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द अर्लियर मिडावल पीरियड। देख लेना मध्यकालीन भारतीय इतिहास में व्यापार के क्या साधन थे, व्यापार किन चीज़ों से होता था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना का मूल्यांकन कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। इसको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ, क्रिटिकली एवल्यूट द इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ एरिवल एयरली मिडियावल इंडिया।
मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आर्थिक सांस्कृतिक संरचना क्या था, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट 4 से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया जा रहा है सभी को पढ़ लेना है। जैसे सिंध पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव पड़े, इसको एकदम विस्तृत रूप से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्विजन ऑफ सिंध। सिंध पर अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो इसके क्या कारण थे, किसके चलते आक्रमण हुआ, क्या प्रभाव पड़ा बाद में, इनको लिखना है। तो इसको मैंने यहाँ पर मतलब बता देते हैं थोड़ा सा एक नज़र में, ताकि एग्जाम में एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास में सिंध पर अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यह भारत में इस्लामी संपर्क की पहली अस्थायी शुरुआत थी। मतलब जो पहला इस्लाम आक्रमण हुआ था या इस्लाम के बारे में जाना गया था, तो 712 ईस्वी में भारत में जाना गया था, क्योंकि पहली बार जो सिंध पर था, ठीक है, मतलब जो भारत था एक तरह से, यहाँ पर अरबों का आक्रमण हुआ था। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यह आक्रमण उम्मयद खलीफा अल वलीद के शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि यह आक्रमण क्षेत्रीय रूप से सीमित था, फिर भी इसके दीर्घकालीन राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। मतलब बहुत सारे प्रभाव पड़े जो सिंध पर आक्रमण हुआ था। जैसे आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है अरब आक्रमण के कारण, मतलब जो अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था, क्या कारण था, देख लीजिए इसको। सिंध पर अरब आक्रमण के कई कारण थे। सबसे पहला जो प्रमुख कारण था, व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। नेक्स्ट आपका है अरब व्यापारी अरब सागर और हिंद महासागर के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सिंध और तटीय क्षेत्रों में समुद्री लुटेरों का द्वारा अरब व्यापारियों के जहाज लूटे जाते थे। अरब स्रोतों के अनुसार एक जहाज जिसमें अरब स्त्रियां और बच्चे सवार थे, सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। इस घटना ने अरब शासकों को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर 2 से 3 कारण बताए जा रहे हैं, यहाँ पर इन सभी को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब बताया जा रहा है कि जो अरब होते थे, अरब सागर और हिंद महासागर में यात्रा करते थे, तो इस दौरान क्या होता था, उनके साथ मतलब जो समुद्री डाकू होते थे छीन झपटा कर लेते थे। इस कारण से अरबों ने क्या किया, बदला लेने के लिए भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है दूसरा कारण, यहाँ पर दिया गया है तीसरा कारण दिया गया है, सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि सिंध के शासक दाहिर की कमजोरी थी, इस्लाम के प्रसार की भावना थी अरबों में, इस कारण से इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है आक्रमण और विजय। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उसने देवल, नेरून, सहवान और अत्यंत रावण के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित किया। दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध अरबों के अधीन में आ गया। और प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया राजनीतिक दृष्टि से अरबों का सिंध तक ही सीमित रहा, जो क्षेत्र था सिंध तक ही सीमित रहा, वे भारत के आंतरिक भागों में आगे नहीं बढ़ सके। इसका मुख्य कारण राजपूत शक्तियाँ का प्रतिरोध और भौगोलिक कठिनाइयाँ थी। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जो अरब था, अरब केवल सिंध तक ही सीमित रह पाए, आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इस टाइम में क्या था, जो राजपूत लोग थे बहुत ही शक्तिशाली थे, जिस कारण से मतलब यहाँ पर भी नहीं आ पाए। और भी यहाँ पर देख लेना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमणों की प्रकृति, कारण एवं प्रभाव का विस्तृत विवेचन करें। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है, तो इनका प्रकृति क्या था, इसका कारण क्या हुआ, लास्ट में क्या प्रभाव पड़ा, इनको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल द नेचर, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनवी इन्विजन्स ऑफ इंडिया। मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण कैसे हुआ था, इसके बारे में लिख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मोहम्मद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी के भारत आक्रमण प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। उसने लगभग 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, बहुत बड़ा डाकू लग रहा है। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मोहम्मद गौरव क्वेश्चन आपका क्या बनेगा नेक्स्ट में, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण की प्रकृति, कारण एवं प्रभाव का विस्तृत विवेचन करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, जो 3 को क्वेश्चन बताएं। पहला जो अरबों का सिंध पर आक्रमण था, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण था, साथ ही साथ एक और था मोहम्मद बिन कासिम,
भारत पर आक्रमण, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था यार, बढ़िया बता देते हैं। मोहम्मद गजनवी था और मोहम्मद गोरी हो गया आपका एक, और एक अरबों का सिंध पर आक्रमण, तीनों को पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का भारत के आक्रमणों पर क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमको लग रहा है यही लास्ट प्रश्न है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत पर अरब, गजनवी और गोरी के आक्रमणों के समग्र प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन करना है। देख लीजिए सभी को, अरब, गजनवी और गोरी के आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, अच्छा से पढ़ लेना है। प्रश्न तो यहीं से आएगा आपके एग्जाम में, फिक्स बता देते हैं। ठीक, तो जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा, यह वाला प्रश्न देख लीजिए, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत पर अरब, गजनवी और गोरी, इनके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण था, क्या प्रकृति था, सभी को पढ़ लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। PDF कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में।